नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के मेंढर में भारी गोलीबारी, सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। शोपिया की अदालत में आतंकी हमला। प्रधानमंत्री ने की ऑपरेशन क्लीन मनी की समीक्षा। ई असेसमेंट व्यवस्था लागू करने पर जोर। बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश। मल्लिकार्जुन खड़गे बने संसद की लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष। केवी थॉमस की ली जगह। 21 सदस्य समिति में 2 नए चेहरे। कारोबारी साल बदलने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। 1 जनवरी से शुरू होगा नया वित्त वर्ष। दिसंबर में पेश होगा बजट। और इराकी सीमा से सटे सीरिया के शरणार्थी कैंप पर आत्मघाती हमला। 10 सैनिकों समेत 46 की मौत। आईएस ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पुंछ के मेंढर इलाके में सीमा पार से आज तड़के भारी गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान की ओर से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर की जा रही इस गोलीबारी का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से 48 घंटे में सीज फायर तोड़ने की ये दूसरी घटना है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में कल रात आतंकवादियों ने अदालत परिसर में हमला किया और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिए। बीती रात करीब 9 बजे ये हमला हुआ। आतंकवादियों ने अदालत परिसर के गार्ड रूम में तैनात पुलिसकर्मियों से 5 SLR बंदूकें छीन लीं। आरोप है कि जिस वक्त ये बंदूकें छीनी गईं तब पुलिसकर्मियों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, जिसके चलते उन्हें सेवा में कथित कोताही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। राइफल छीने जाने की घटना के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले ही आतंकवादियों ने पड़ोसी जिले कुलगाम में कैश वैन लूट को अंजाम दिया था। इस दौरान आतंकवादियों ने 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों को गोली मार दी थी। पुलिस का मानना है कि दोनों घटनाओं में आतंकियों का एक ही गुट शामिल है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। बैठक में कश्मीर में हालात सामान्य करने के उपायों पर चर्चा हुई। इस बीच चुनाव आयोग ने अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव रद्द कर दिया है। कश्मीर नीति को लेकर सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ताजा हालात की जानकारी दी। कश्मीर में तनाव के बीच राज्यपाल NN वोहरा ने मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। 40 मिनट चली बैठक में घाटी में तनाव घटाने के उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही सीमा पार घुसपैठ, अलगाववादियों की गतिविधियां और छात्रों के प्रदर्शन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने 25 मई को होने वाला अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव रद्द कर दिया है। कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिलने के बाद ये फैसला लिया है। आयोग के मुताबिक फिलहाल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। पहले ये उपचुनाव 12 अप्रैल को होना था, लेकिन फिर इसे 25 मई तक टाला गया था। कांग्रेस ने कश्मीर में सभी पक्षों से बात नहीं करने की सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। जो अभी की जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हम तो स्टेक होल्डर से भी बात नहीं करेंगे, यहाँ पाकिस्तान से भी बात नहीं करेंगे, तो फिर किससे बात करेंगे? फिर हालात कैसे ठीक हो जाएंगे? किसी न किसी से तो बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस के आरोपों का सरकार ने कुछ इस तरह जवाब दिया। कौन से स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं ये स्पष्ट करें। वहाँ पर एक निर्वाचित सरकार है, चुनी हुई सरकार है। जनता सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो प्रदेश जम्मू कश्मीर में जनता है ना। जनता ने ही उस सरकार को चुना है जो उस समय वहाँ सत्ता में है। कुलगाम जिले में आतंकी एक बैंक में घुस गए और 65,000 रुपए लूट लिए। कुलगाम में ही सोमवार को आतंकियों ने नकदी ले जा रही गाड़ी पर हमला किया था। इसमें पुलिस के 5 जवानों और 2 बैंक कर्मचारियों की जान चली गई थी। घाटी में 9 अप्रैल से ही हालात खराब हैं। इस दिन श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान से 2 जवानों की हत्या और शव के साथ बर्बरता पर कड़ा विरोध जताया है और इस कायरतापूर्ण बर्ताव के लिए पाकिस्तान सेना को जिम्मेदार बताया। लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने कहा है कि पाकिस्तान इसके नतीजे के लिए तैयार रहे। बीएसएफ का कहना है कि घटना के एक दिन पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख उसी इलाके में थे। इधर सोमवार को शहीद हुए दोनों जवानों को मंगलवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 2 भारतीय जवानों की हत्या और शव से बर्बरता के मामले में भारत ने पाकिस्तान सेना से कड़ा ऐतराज जताया है। घटना के एक दिन बाद मंगलवार को भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक ने पाकिस्तान डीजीएमओ से बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जवानों के साथ की गई बर्बरता कायरतापूर्ण और अमानवीय है। उन्होंने पाकिस्तानी समकक्ष से नाराजगी जताई कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने एलओसी पार कर गश्त कर रहे जवानों को निशाना बनाया और भारतीय जवानों पर गोलीबारी की। भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तान से एलओसी के पास बॉर्डर एक्शन टीम के ट्रेनिंग कैंप बनाने पर जताई है। मीडिया में उन्होंने खुद डिसोन किया है कि उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने नहीं किया तो किसने किया होगा? उन्होंने ही किया है। उनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं और बताने से ज्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे। इधर सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की दोबारा समीक्षा की जाएगी और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बीएसएफ और सेना के शीर्ष अधिकारी बातचीत करेंगे। I can assure you that the experience that we have had, the BSF, which in Kashmir works under the operational control of the army, together there will be a brainstorming and we'll come out with yet more revised SOP so that such incidents can be minimized. इधर सोमवार को पुंछ में शहीद हुए सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के जवान प्रेम सागर का पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर लाया गया। यहां दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों शहीदों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। पाकिस्तान की इस करतूत को देखकर उनमें काफी गुस्सा देखने को मिला। सरकार को करना चाहिए भी बहुत, ये तो जो इतनी शर्मनाक जो किया इसका कोई बदला लेना चाहिए। तो बहुत दुखदायी, तो ऐसे तो फिर शहीद होते जाएंगे। बहुत दुखदायी घटना है। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने सीमा पर बार बार ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई है और सरकार पर कड़ा रुख नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। I want to protect the national interest, national security, and also I want to protect the prestige, morale, respect of the Indian Army. It put a question mark about the security structure in the border. Our Jawans are being killed and now mutilated. It is not going to get lessened or it is not going to be solved. And so far the government's policies have utterly failed. सरकार का कहना है कि सेना पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब देगी। देश प्रभावी रूप से इसका उत्तर पहले भी दिया है और जब सेना ने स्पष्ट कहा है कि इसका उचित और प्रामाणिक उत्तर दिया जाएगा तो हमें सेना के साहस पर विश्वास करना चाहिए। आज का समय राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान सेना का एक दल भारतीय सीमा में घुसकर 2 सैनिकों की जान लेकर शव के साथ बर्बरता की थी और पाकिस्तानी सेना ने कृष्णा घाटी क्षेत्र में 2 भारतीय चौकियों पर रॉकेट और मोर्टार से भी फायरिंग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ऑपरेशन क्लीन मनी की कल समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ जीएसटी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने जीएसटी लागू करने को लेकर की गई तैयारियों और नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ अभियान का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई असेसमेंट व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए ताकि मानवीय दखल कम से कम हो और असेसमेंट कंप्यूटराइज तरीके से लागू हो। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि टैक्स आधार बढ़ाया जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा है। इस समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व सचिव हंसमुख अढ़िया और राजस्व विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
उत्तराखंड में 4 धाम में से एक केदारनाथ के आज कपाट खुल गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आज 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस मौके के लिए केदारनाथ धाम में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री आज हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि गरीबों तक फायदा पहुंचने की वजह से आर्थिक सुधारों की राजनीतिक लागत को लेकर बहस खत्म हो गई है। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने दावा किया कि नोटबंदी का जीडीपी और कृषि उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी को लेकर तमाम आलोचनाएं गलत साबित हुई हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी के बाद जीडीपी में 2% कमी आने, औद्योगिक उत्पादन घटने और कृषि को होने वाले नुकसान को लेकर तमाम आशंकाएं जताई गई थी, जो अभी तक गलत साबित हुई हैं। वित्त मंत्री ने आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने में बैंकों की भूमिका की भी सराहना की। And since that financial inclusion program was being undertaken in isolation, nobody realized the import of what financial inclusion really can do to this country. And suddenly you had the world's largest ever financial inclusion program, literally within a matter of days and weeks, in which the banking industry had played a pivotal role. गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत केंद्र सरकार में शीर्ष मंत्रियों ने प्रस्तावित लोकपाल के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर कल चर्चा की। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को कहा था कि लोकपाल लागू करने योग्य कानून है और इसे लंबित रखना सही नहीं है। बैठक में लोकपाल के क्रियान्वयन से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। यूपीए सरकार ने कुछ श्रेणी के लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त गठित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया था। केंद्र लोकसभा विपक्ष के नेता की गैर मौजूदगी के चलते लोकपाल और लोकपाल के सदस्य चुनने में मुश्किल का सामना कर रहा है। कानूनन लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य न्यायाधीश या उनके जरिए नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद का होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल लोकसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को सूखा राहत के लिए 5 अरब 88 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी उपस्थित थे। समिति ने यह फैसला अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर किया है। वहीं एक दूसरे फैसले में केंद्रीय शहरी विकास और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कर्नाटक के लिए 7 अरब 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी कायाकल्प और बदलाव के लिए अटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने के लिए दी गई है। संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएससी का पुनर्गठन किया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की 21 सदस्यीय लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। खड़गे ने कांग्रेस नेता केवी थॉमस की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो गया। लोक लेखा समिति के कुल 21 सदस्यों में से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से हैं। नई समिति में सिर्फ 2 नए चेहरे हैं, जबकि बाकी सदस्यों को फिर मनोनीत किया गया है। बीजेपी के सुभाष चंद्र बहेरिया और रामशंकर नए सदस्य बने हैं। वो अपनी ही पार्टी के रिचर्ड हे और जनार्दन सिंह सेगरीवाल की जगह लेंगे। 1967 से ये परंपरा रही है कि लोकसभा में विपक्ष का कोई प्रमुख नेता ही इस समिति का अध्यक्ष होता है। देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ एकता पर जोर दिया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोमवार को हुए सम्मेलन में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से एक साझा उम्मीदवार उतारने का सुझाव दिया गया और बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। पूर्व सांसद और समाजवादी नेता मधुलिमया की जयंती पर हुए कार्यक्रम में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की नीतियों को
देश के लिए घातक करार दिया। कांग्रेस, वाम दलों, जेडीयू, एनसीपी के नेताओं ने विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार उतारने का सुझाव भी दिया। जो उन्होंने कहा था, जनता से जो करार किया था, कौन किया था, उसको छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लव जिहाद, घर वापसी। सबसे पहला टेस्ट होगा कि आने वाले हमारे राष्ट्रपति के चुनाव। आज जरूरी है देश को, जिस तरीके की हालत है, कि एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो इस संवैधानिक व्यवस्था और इस ढांचे को बरकरार उसकी रक्षा कर सके। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने व्यक्तिवादी राजनीति से बचने की जरूरत बताई और वैचारिक लड़ाई पर जोर दिया। आज दुर्भाग्य से मीडिया में सारी लड़ाई व्यक्तियों की हो गई है, पर्सनैलिटीज की हो गई है। कंपैरिजन जो है आइडियोलॉजी का नहीं हो रहा है, वैचारिक नहीं हो रहा है। कंपैरिजन, तुलना जो है कौन किसमें क्षमता अच्छे भाषण देने की है और किसके सामने एक अच्छा व्यक्तित्व है। मई दिवस के मौके पर आयोजित इस सम्मेलन में कई मजदूर संगठन भी शामिल हुए। इस दौरान देश में किसानों और मजदूरों की बदहाली पर भी चर्चा हुई। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी की पीएसी की आज 11 बजे बैठक होनी है। इस बैठक में कुमार विश्वास को लेकर पार्टी आगे की रणनीति तय कर सकती है। इससे पहले पार्टी से नाराज चल रहे कुमार विश्वास को मनाने के लिए मंगलवार देर रात बैठकों का दौर चलता रहा। आम आदमी पार्टी में चल रहे अंतर्कलह के बीच आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। पार्टी से नाराज चल रहे कुमार विश्वास अपने फैसले को लेकर ऐलान कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने 11 बजे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई है। बीती रात चले बैठकों के दौर के बावजूद तस्वीर साफ नहीं हो पाई। विधायक अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएससी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शाम के वक्त कुमार विश्वास ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। पूरे घटनाक्रम के बीच विश्वास के घर के बाहर समर्थकों ने नारेबाजी की। लगातार बात बढ़ती देख बीती रात करीब 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुलह की कोशिशों में जुट गए। मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आशुतोष के साथ कुमार विश्वास के घर पहुंचे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सभी लोग अरविंद केजरीवाल के आवास के लिए रवाना हुए, लेकिन देर रात मुख्यमंत्री आवास से अकेले ही निकले। कुमार विश्वास ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कपिल मिश्रा, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी बिना कुछ बताए रवाना हो गए। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के आबो हवा में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो उद्योगों के लिए उत्सर्जन के मानक तय करे। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30 मई तक खाका तैयार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उद्योगों को 6 महीने का वक्त भी दिया है ताकि वो खुद को नए मानकों के हिसाब से ढाल सकें। आदेश के मुताबिक उद्योगों पर ये मानक दिसंबर से लागू होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। उनका सुझाव है कि अगर कोई नियंत्रण बोर्ड के लिए नए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। पुलिसकर्मियों की भर्ती मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार सरकार के रोडमैप पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। बिहार सरकार ने जुलाई 2019 यानी 2.5 साल में 86 स्टेनोग्राफर की भर्ती पूरी करने की बात कही थी। कोर्ट ने बिहार सरकार के रोडमैप को खारिज कर दिया और एडिशनल सेक्रेटरी को नए रोडमैप के साथ शुक्रवार को दोबारा पेश होने का आदेश दिया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के रोडमैप पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार जुलाई 2017 में 25,487 सिपाहियों के पदों में से 4,537 की रिक्तियां पूरी करेगी, जबकि अगले 3 साल तक हर साल 8,000 कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। इसी तरह 2020 तक 800 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी। राज्य में 76 डिप्टी एसपी की भर्तियों की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का अहम फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके मुताबिक राज्य का बजट अब परंपरागत तरीके से मार्च में पेश करने के बजाय
दिसंबर में लाया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते राज्यों से वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर करने पर विचार करने को कहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में कृषि आय काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए बजट वर्ष प्राप्तियों के तुरंत बाद ही तैयार किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। जीएसटी बिल को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई आज की बैठक बजट सत्र का ही हिस्सा होगी। इसके साथ ही सत्र में नर्मदा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा देने का संकल्प भी पेश होगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में वस्तु और सेवा कर विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। उत्तराखंड 5वां राज्य है जहां जीएसटी विधेयक को पारित कर दिया गया है। जीएसटी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में 17 तरह के टैक्स की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसे राज्य विधानमंडल के 15 मई से शुरू होने वाले सत्र में पारित कराया जाएगा। सेना ने ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन का मंगलवार को सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस मिसाइल को मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर के जरिए छोड़ा गया। इसमें एडवांस गाइडेंस और उन्नत सॉफ्टवेयर है। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 का निर्माण भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत किया गया है। सेना के मुताबिक सफल परीक्षण से शानदार हथियार की सटीकता फिर साबित हुई है। ये परीक्षण ब्रह्मोस LACM ब्लॉक 3 वर्जन का चौथा सफल परीक्षण था। इससे पहले मार्च में भारत ने पहली बार 450 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया गया। इसकी गति आवाज से भी 3 गुना ज्यादा है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। IS ने इराक की सीमा से लगे सीरियाई क्षेत्र में एक शरणार्थी कैंप पर आत्मघाती हमला किया है। हमले में 10 सैनिकों समेत 46 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ब्रिटेन की मॉनिटरिंग संस्था द सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक कम से कम 5 आत्मघाती हमलावरों ने कल कैंप के बाहर खुद को उड़ा दिया। आत्मघाती हमले के बाद झड़पें भी हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई। सीरिया में कुर्द और अरब लड़ाके सामरिक रूप से अहम तबका कस्बे पर कब्जे के करीब हैं और जल्द ही रक्का पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसे IS की राजधानी माना जाता है। बात खेलों की। सुल्तान अजलान शाह कप में भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से शिकस्त दी। भारत की टूर्नामेंट में पहली हार है। मैच के शुरू में बढ़त लेने के बावजूद भारत मैच में पकड़ बरकरार नहीं रख पाया और ऑस्ट्रेलिया ने एक के बाद एक 3 गोल मारकर मैच जीत लिया। भारत का अगला मैच आज जापान से होगा। बात खास शख्सियत की करेंगे। आज देश के तीसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुण्यतिथि है। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में सक्रिय योगदान दिया था। उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने शिक्षा और समाज से जुड़ी कई किताबें लिखी। वो कई संस्थाओं से जुड़े रहे। 1962 में वो उपराष्ट्रपति बने। 3 मई 1969 में उनका निधन हुआ। कहते हैं कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के सांचे बदल जाते हैं। जाने मानी अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद नरगिस दत्त ऐसी ही अदाकारा थीं, जिन्होंने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से समय की नई इबारत को गढ़ा। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए याद करते हैं गुजरे जमाने की इस मशहूर अदाकारा को। दिल मत वाला लाख संभाला फिर भी किसी पर आ ही गया। दिलकश सादगी, बेजोड़ अभिनय और शानदार व्यक्तित्व नरगिस की शख्सियत की तमाम खूबियां थीं। रुपहले पर्दे पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर रहा या रंगीन फिल्मों का, नरगिस की अदाकारी हर दौर में बेमिसाल रही। फिल्मी सफर की शुरुआत नरगिस ने बाल कलाकार के रूप में तलाश-ए-हक फिल्म से की। इसके 8 साल बाद 1942 में बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म तमन्ना आई। राज कपूर के साथ उनकी फिल्मों आह, बरसात,
अंदाज, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो ने फिल्मी रोमांस को नई परिभाषा दी। 1957 में आई मदर इंडिया में उन्होंने कालजयी अभिनय किया। महबूब खान की इस फिल्म को सदी की महान फिल्मों में शुमार किया जाता है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार अकादमी पुरस्कार के लिए नरगिस को ही श्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। इस फिल्म के बाद उन्होंने 1958 में सुनील दत्त से शादी कर ली। 1960 में आई रात और दिन उनकी आखिरी फिल्म थी। इसमें बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। हिंदी फिल्मों के इतिहास में वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री भी रहीं। 1980 में नरगिस को राज्यसभा सांसद नामित किया गया, लेकिन कैंसर की बीमारी के कारण 3 मई 1981 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के मेंढर में भारी गोलीबारी, सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। शोपिया की अदालत में आतंकी हमला। प्रधानमंत्री ने की ऑपरेशन क्लीन मनी की समीक्षा, ई असेसमेंट व्यवस्था लागू करने पर जोर। बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश। मल्लिकार्जुन खड़गे बने संसद की लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष। केवी थॉमस के लिए जगह 21 सदस्य समिति में 2 नए चेहरे। कारोबारी साल बदलने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। 1 जनवरी से शुरू होगा नया वित्त वर्ष। दिसंबर में पेश होगा बजट। और इराकी सीमा से सटे सीरिया के शरणार्थी कैंप पर आत्मघाती हमला। 10 सैनिकों समेत 46 की मौत, आईएस ने ली जिम्मेदारी। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।